हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है आपकी प्रकाश मिति, और प्रकाश मिति से एग्जाम में आपके 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इसमें से ये जो आज हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, गोलीय अवतल पृष्ठ। गोलीय अवतल पृष्ठ, ये आपके सामने एक अवतल पृष्ठ बना हुआ है, ठीक है। अवतल है और उत्तल है, क्योंकि अवतल और उत्तल एक खोखले गोले का काटा हुआ अगर भाग हो, एक जैसे मान लीजिए अवतल क्या है, उत्तल क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। अर्थात पहले हम कुछ बेसिक्स बातें सीखते हैं, फिर उसके बाद हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए गोला हो, ऐसे कोई गोला है, इस गोले को अगर हम इस बीच में से ऐसे काट दें और इधर से कोई कीड़े आए, तो अगर इस देखिए ये उठा हुआ तल है और ये धंसा हुआ तल है। आपतित किरणें यदि उठे हुए तल पे पड़ती है, वह अपवर्तित हो या परावर्तित हो, ठीक है, दोनों केस में उठे हुए भाग पे पड़ती है, तो इसे हम बोलते हैं उत्तल। और ये इसको अगर हम हटा देते हैं और ये किरणें इस पे जाके पड़ती हैं, तो इसे हम बोलते हैं अवतल। तो ये हुआ अवतल और उत्तल, यानी दबे हुए हिस्से, दबे हुए दर्पण वाले भाग को हम अवतल बोलते हैं और उठे हुए वाले भाग को उत्तल बोलते हैं। तो ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, जो ये इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, हम लोग पढ़ रहे हैं गोली अवतल, यानी आपका है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन। किसी गोली अवतल पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। सबसे पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन की घटना, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है अपवर्तन। जो आपका अपवर्तन है वो क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका अपवर्तन है वो अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, ये प्रकाश का अपवर्तन है। अगर हम कहें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन, परावर्तन, यदि प्रकाश की किरण किसी भी पृष्ठ से टकरा करके अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे परावर्तन कहते हैं। लेकिन यदि प्रकाश की किरण जिस तल से टकराती है उसको पार कर जाती है, उसे हम कहते हैं अपवर्तन। जैसे मान लीजिए ये कोई कांच का एक टुकड़ा है और ये है अभिलंब, ऐसे। तो यहां से आने वाली किरण जो होगी, जो मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है प्रकाश की किरण, तो ये है आपतित किरण, आने वाली किरण, तथा ये है आपका अभिलंब, इसे आप बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। और ये है आपके आपतित किरण, इस पे जब पड़ती है, जब कोई प्रकाश की अपवर्तन की कंडीशन है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह विचलन दो प्रकार से होता है। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम जैसे वायु से कांच में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, वायु से कांच में प्रवेश करती है, अर्थात वायु का मतलब हो गया विरल और कांच का मतलब हो गया सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये है अभिलंब, ये चीज है अभिलंब, ऐसे देखिए ये अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण जब इसमें जाएगी तो ऐसे इसकी ओर झुक जाएगी, ठीक है। और फिर ये क्या करेगी, अपने इसी मार्ग को पकड़ करके ऐसे इससे टकराएगी, इस तल से टकराएगी। और यहाँ पर जहां पे टकराती है, क्योंकि हमें पता है अपवर्तन का नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है आपतित किरण, और जो निकल जाती है पार होकर के उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। तथा जिस बिंदु पे ये पड़ती है वो कहते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये बिंदु है, ये पॉइंट है, और इस पे अभिलंब है,
आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है अपवर्तन का नियम। तो यहाँ से अब प्रकाश किरण इस पे जब पड़ती है तो ये देखिए, ये आपका सघन है, ये सघन माध्यम है, और ये वायु क्या है, विरल है, वायु है विरल है, और ये कांच है, ये क्या है, कांच है, ये आपका कांच माध्यम है। ठीक है, जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये अविलंब देखिए, ये अविलंब की ओर आई और ये क्या करेगी, अविलंब से ऐसे दूर हट जाएगी। तो हमें यही सब चीजें जानना है। और अपवर्तन के पहला नियम तो हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी आपको हम बताए हैं कि अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी भी, चाहे वो अवतल हो या फिर उत्तल हो, पृष्ठ पर पड़ती है और उसको भेद करके पार निकल जाती है, तो ऐसी घटना अपवर्तन कहलाती है। लेकिन निकलने के बाद किरण की जो किरण होता है उसके मार्ग में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, या तो अविलंब की ओर झुक जाएगी या फिर अविलंब से दूर हट जाएगी। ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रही है, यानी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के कारण हो रही है। क्योंकि जब प्रकाश किरण सघन विरल से सघन में जाती है तो उसके प्रकाश का वेग कम हो जाता है, और जब वह सघन से विरल में जाती है, ठीक है, पहले विरल से सघन में आई तो उसकी चाल कम हो जाती है, लेकिन जब ये सघन से विरल में जाती है तो उसकी चाल मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। इसी कारण ये अविलंब की ओर झुक जाती है और ये अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर हमें इन्हीं सब चीजों को जानना आवश्यक है। और इसका दूसरा नियम है, आपतित किरण की जा तथा अपवर्तित किरण की जा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, उसको अभी हम बता रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये आपको अब सीखना है, ये क्या है, ये हमारा एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। इस पर मान लेते हैं ये कोई पॉइंट्स है, ये कोई बिंदु है आपकी, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, ये वस्तु है आपकी, ये कोई वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ये क्या है, सी है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, ये वाला पॉइंट, ये है ध्रुव है। वक्रता केंद्र क्या होता है, किसी खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे ये है आपका गोला है, इसका जो सेंटर होगा ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। अगर इसको हम दो टुकड़ों में काट देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आर वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, ये मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, ये वाली, अब इससे कोई प्रकाश की किरण निकलती है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण निकल रही है, और एक किरण आपकी कुछ इस तरह जाती है, ऐसे एक किरण यहाँ पे जा रही है ऐसे, ये है आपका पॉइंट ए, ये है बिंदु ए, और ये जो है अविलंब यहाँ से है आपका, ये है अविलंब, नॉर्मल है ऐसे, और एक किरण इसी वस्तु से निकल करके ऐसे जाती है सीधे ऐसे, यहाँ पे ये भी किरण है और ये भी किरण है, ठीक है। तो दो किरणें निकल रही हैं, और ये क्या है आपका अभिलंब है, अभिलंब है आपका, ठीक है। क्योंकि आप अगर फिगर समझ गए तो इसको लगाने के लिए आपको रटना नहीं होगा, आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो पहले फिगर आप समझ लीजिए। अब यहाँ से इस वस्तु से, ये वस्तु रखी हुई है और इससे दो किरणें निकल रही हैं, एक किरण तो इस बिंदु बी पर जाकर के पड़ रही है,
बिंदु ए पर जाकर के गिर रही है, दूसरी प्रकाश की किरण इस ध्रुव पे जाकर के गिर रही है। ये है आपका ध्रुव, पी बिंदु ध्रुव है। ये पी क्या है? ध्रुव है। ये ध्रुव है, ठीक है। और ये है आपका वक्रता केंद्र। तो यहां से एक किरण ए पे पड़ी, एक किरण पी पे पड़ी, लेकिन हम अपवर्तन की घटना पढ़े। ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। ये वायु है जिसको हम माने हैं N1, और ये सघन है जिसको माने हैं N2, ठीक है। तो जब इसमें ये जाएगी, इसमें जाएगी, तो ये क्या होगी? क्योंकि हम लोग अभी भी पढ़े हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से यानी विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये है अविलंब। तो ये कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन एक चीज और सीखे हैं, जो आने वाली किरण होती है वह तथा अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से डिनोट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये एंगल यहां से यहां तक क्या है? आई है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं आई। ये पूरा आई है। हो गई बात। अब यहां से क्या करना है हमें? ये किरण भी आगे बढ़ी, ये वाली, ये भी आगे बढ़ रही है ऐसे, क्योंकि कंडीशन होता है कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव से गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये दर्पण के ध्रुव यानी पृष्ठ, जो आपका दर्पण है, गोली अवतल पृष्ठ है, उसके ध्रुव से गुजर रही है, तो ये सीधा निकल जाएगी बिना विचलित हुए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर इस बिंदु को O मान लेते हैं, ये P है ही है, और इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं B बिंदु, इसको मान लेते हैं N, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब देखिए, प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता है? जब दो अथवा दो से अधिक किरणें जहां पर केंद्रित होती है, यानी जहां पे काटती हैं, वहां पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सामने होता है, इधर पीछे नहीं होता है, सामने होता है। केवल एक केस में इस साइड होता है, जब वस्तु ध्रुव और यफ के बीच में रखी हो, यानी फोकस के बीच में रखी गई हो। लेकिन यहाँ पर वस्तु वक्रता केंद्र से इधर है, तो हमेशा जो प्रतिबिंब होगा इस साइड बनेगा, तो हमें प्रतिबिंब भी चाहिए। तो अगर देखिए, एक किरण इधर जा रही है और एक किरण ऐसे निकल रही, ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल जाएगी। लेकिन ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिलेंगी। अगर इधर निकल गई है और ये इधर निकल गई, तो क्या करना है हमें? ये वाली जो ए बी किरण है, इसको पीछे हमें बढ़ाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे पीछे हमें बढ़ाना है इसको। यहाँ पे ऐसे बढ़ा लिए, ये किरण पीछे बढ़ रही है तो ऐसे बढ़ गई, पीछे बढ़ा लिए। अब देखिए, इस किरण पे ये काट रही है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? आई, ठीक है। ये हमें मिला आई, जो क्या है? आपका प्रतिबिंब है। लेकिन ये क्या है? इस किरण से कुछ इसका झुकाव भी है, तो इसको कुछ एंगल मान लेते हैं। तो यहां से मान लीजिए, ये किरण क्या है? ये अल्फा है, इसको मान लेते हैं कोण अल्फा है, इसको मान लेते हैं कोण बीटा है, और इसको मान लेते हैं कोण गामा है, ठीक है, एंगल मान लेते हैं। और एक चीज और, जब प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण और अविलंब के बीच का बना कोण आई मिला, और अपवर्तित किरण तथा अविलंब, ये नॉर्मल है, यही है अविलंब, इनके बीच का जो बना कोण होगा वो क्या होगा? आर होगा, ऐसे, ठीक है। इनके बीच का बना कोण क्या है? स्मॉल आर है। अब देखिए, अगर ये कोण आर है तो ये वाला भी कोण कितना होगा? आर ही होगा, ठीक है। आर, ये गामा है, ये आर है। अगर ये आर है, ये वाला एंगल यहां से देखिए, ये वाला एंगल, ये अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा, ठीक है। ये वाला तो पहले से ही हो चुका है, तो यहां से इसका सम्मुख कोण, ठीक है, वो क्या है? आपका आर होगा।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब हमें ये चीज पता करनी है। ये तो हो गया। देखिए यदि ए, ये वाली चीज यहाँ से, ये है आपका ए है और ये है आपका पी, इसको मान लेते हैं यम। क्योंकि ये भी देख लीजिए कि यम, ये ध्रुव पी से जिस बिंदु पर प्रकाश की इन दोनों किरणों के बीच की हाइट कितनी है, एक किरण तो ये जा रही है और एक किरण ये जा रही है, इन दोनों के बीच की हाइट जो हमें मिल रही है वो क्या है, यच। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, यच। हो गया हमारा फिगर तैयार। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो सॉल्व करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसमें सबसे पहले सबका हमने नामकरण भी कर दिया, सारी बातें आप समझ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर सी क्या है आपका, सी है आपका वक्रता केंद्र, सी है आपका वक्रता केंद्र। और फिर क्या है, पी क्या है आपका, ध्रुव है। ठीक है, और ये क्या है, पी क्यू क्या है, पी क्यू अपवर्तित किरण है आपकी। ठीक है, और फिर ए और बी क्या है, ए और बी ये भी क्या है, अपवर्तित किरण है, ये भी अपवर्तित किरण है। और ए, ओ और ए, ओ और ए बराबर क्या है, आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण हो गई। यहां से आई क्या है, आई है आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। ठीक है, ओ क्या है, बिंदु ओ पर वस्तु रखी गई है। ठीक है, बिंदु ओ पर क्या रखी गई है, कोई वस्तु रखी गई है। तो ये बिंदु क्या है, एक वस्तु है, इस पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि आपका ये सब हो गया। अब हम इनकी दूरियों को देखते हैं, किसकी दूरी को, हम वक्रता, यहाँ से वक्रता केंद्र ये है आपका, ये वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, ये वाली दूरी, वक्रता केंद्र से यहाँ तक की दूरी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, ये वाली दूरी, ये दूरी, लेकिन हम किसी भी दूरी को सिर्फ ध्रुव तक मापते हैं, किसी भी दूरी को हम ध्रुव तक ही मापते हैं। अब ये है आपका प्रतिबिंब, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, ऐसे, ये है आपका V और ये है वस्तु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये है U। लेकिन अब हम थोड़ा सा आपको चिन्ह परिपाटी भी समझाना चाहते हैं। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे है, आप देखे होंगे ये कुछ ऐसी चीजें देखे होंगे जिसको आप बोलते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक्स डैश होता है, वाई एक्स होता है और फिर वाई डैश होता है, ऐसा होता है। ये वाली दिशा पॉजिटिव होती है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है, ये वाली पॉजिटिव होती है और ये वाली नेगेटिव होती है। इधर भी जितनी भी नंबर होंगे सब पॉजिटिव होंगे, इधर जितने भी नंबर होंगे सब निगेटिव होंगे, ऊपर की तरफ के पॉजिटिव होंगे, नीचे की तरफ के निगेटिव। बस इतनी सी बात आप याद रख लीजिए, और आपको बहुत सारे कुछ याद नहीं करने होंगे। तो मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे कोई दर्पण रखते हैं, ऐसे कोई दर्पण ऐसे रखते हैं, ऐसे, अब ये जो दर्पण हुआ वो क्या हो गया, ऐसे। ठीक है, इस दर्पण से ये आपका जो O था, ये मूल बिंदु था, इसको हम P मान लेते हैं। तो इस दर्पण से इधर की दूरी सभी पॉजिटिव, इधर की दूरी सभी निगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की निगेटिव। बस इतनी बात याद रखिए, सारी दूरी पता हो जाएगी। अब देखिए इसी प्रकार से दर्पण है, इधर की जितनी भी दूरियां होंगी इस साइड,
ये है आपका RHS है और ये है आपका LHS है। तो LHS की सभी दूरियां LHS वाली निगेटिव और RHS वाली पॉजिटिव, ठीक है। ये राइट है और ये लेफ्ट है, लेफ्ट वाली सभी निगेटिव, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। कितनी बात कंप्लीट हो गई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो आपका है यहाँ से देखिए O, A और M, यह क्या है, या फिर आप यहाँ से O, A और आपका है C, आप त्रिभुज ले लीजिए O, A, C को, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज O, A और C में, ठीक है, त्रिभुज O, A, C में। अब देखिए इसको हम बाहर थोड़ा सा आपको निकाल के दिखाते हैं। ये है O, ये है A और ये C, ऐसा है कुछ। तो यहाँ से आपका जो एंगल बन रहा है ऐसा और इस प्रकार से, ये है अल्फा और ये है गामा और ये पूरा कोड है आई, ऐसे है। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है, ये है आपका क्या, बहिष कोण होता है, ठीक है। ये है आपका बहिष कोण। किसी त्रिभुज का बहिष कोण सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इसके सामने के दो कोण हैं अल्फा और आई, तो अल्फा प्लस आई इक्वल टू क्या होगा, गामा के, ठीक है। तो उसी प्रकार से यही है, और ये है क्या, ओ है, ए है और फिर क्या है आपका सी है, ये त्रिभुज है। तो ओ ए सी में, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बहिष कोण के सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है। ये बहिष कोण अपने सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा के, ठीक है। या फिर आई को एक साथ रखिए, आई इक्वल टू क्या कर लेंगे आप, ये आपका गामा है, तो गामा माइनस अल्फा के, ठीक है। आई इक्वल टू मिला गामा माइनस अल्फा के। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये है आपका ये वाला, ऐसे ये वाला त्रिभुज अब हम लोग लेंगे ऐसे, ये, ठीक है। तो ये है आई, ए आई सी में कुछ भी आप ले सकते हैं, ए आई सी या फिर आई सी ए, किसी भी नाम से आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो आप कह सकते हैं त्रिभुज ए और फिर आई और फिर सी में, त्रिभुज ए आई सी में। यहाँ से देखिए अब भी इसके लिए भी यही बहिष का कोण होगा गामा। मान लेते हैं यही है, अगर ये गामा हो, ये बीटा होता और इस त्रिभुज का जो एंगल है वो कौन है, इधर का आर है, यहाँ का देखिए ऐसे, ये है आर और इसको आई ना मान करके आर मान लेते तो ये गामा बीटा प्लस आर के बराबर होता। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते, तो ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस आर स्मॉल आर इक्वल टू होगा आपका गामा के, ठीक है। अब यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा के, ठीक है। ये चीज, एक चीज तो आपकी ये निकल गई, आई और आर का मान, आई और आर का मान निकल गया आपका ये, ठीक है। आई का मान मिला हमें, फिर आर का मान मिल गया, ये दो चीजें हमें मिल गई। अब फिर हम आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर अब हम जानते हैं अपवर्तन का दो नियम था, एक तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं।
और जब भी किसी पृष्ठ पर अपवर्तन की घटना होती है तो इसका दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण की ज अपवर्तित किरण की ज का अनुपात एक नियतांक होता है, वह नियतांक होता है अपवर्तनांक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्नेल्स के, जिसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के नियमानुसार, ठीक है, स्नेल्स के नियमानुसार होता है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू 1n2 के। ठीक है, 1n2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही, ये वायु क्या है, माध्यम 1 है। ठीक है, जिसे हम n2 से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, माध्यम 2 है, जिसे आप क्या इसे n1 से डिनोट करते हैं और इसे n2 से, तो n1 से n2 में जा रही है, तो इसलिए 1n2 कहते हैं। और ये क्या होगा, यहाँ पर आप जान सकते हैं कि 1n2 बराबर होता है n2 बटे n1। ठीक है, n1 और n2 क्या है, अपवर्तनांक है। अब यहाँ से ऐसा भी कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n2 बटे n1 के। लेकिन एक चीज और, यदि ये जो पॉइंट ए है ये वाला और ये बिंदु पी है, ये दोनों समीप होते, ठीक है, बिल्कुल पास पास होते। अब यहां से देखिए, इस बात को हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंगल है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, पी है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी स्थिति प्राप्त हो रही है। मान लेते हैं यहाँ पे कोण अल्फा है 30 अंश का, ठीक है, अल्फा कोण प्राप्त हो रहा है। अगर इसी चीज को, अगर देखिए मान लीजिए इसे रखा हुआ है, ये है, अगर इसको हम ऐसे खिसका के इन दोनों को पास ला देंगे तो क्या ये कोण उतना ही रहेगा, ये कोण बहुत छोटा हो जाएगा। इसको अगर हम इसके समीप ला दें, मान ले यहाँ पर ए और बिंदु पी एक दूसरे के बहुत समीप हैं, तो उनके बीच का कोण बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा का अर्थ क्या हो गया, जब हम ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं तो उसमें कहीं आपको साइन 30 अंश का मान दिया होगा, ठीक है, 45 अंश का मान दिया होगा और फिर 15 अंश का मान दिया होगा। लेकिन अगर इनसे छोटे मिलेंगे तो आपका जो चार्ट होता है उसमें उसके मान नहीं दिए होते। जैसे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 45 अंश का मान 1/√3 होता है। और फिर उससे नीचे जाएंगे भी आपको पता चलेगा, लेकिन 15 से और भी 18 का मिल जाएगा आपको, ठीक है, 36 का मिल जाएगा, लेकिन आप 5 अंश का देखेंगे, 4 अंश का, 3 अंश का नहीं मिलेगा। तो ये कोण लगभग इतने के ही बराबर हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा। तो इसलिए यहाँ से जा को जा टेंजेंट सारे हट जाते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फंक्शन होते हैं उनको हटा देते हैं और उसको हम रेडियन में देखने लगते हैं। तो यहाँ पर इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर जो साइन आई है तो इसके स्थान पे सिर्फ हम आई लिख देते हैं, तथा साइन जो आर है इसके स्थान पे हम क्या कर देते हैं, आर लिख देते हैं। यदि आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप सिर्फ लिखिएगा कि यदि बिंदु ए और बी अत्यंत निकट हों तो साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर होगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि ऐसी सिचुएशन आपको मिल रही है ये चीज, तो यहाँ से आप इसमें रख सकते हैं, तो आई बटे आर इक्वल टू n2 बटे कितना हो रहा है, n1 के, इनका गुणा कर दीजिए, n1 आई हो जाएगा बराबर n2 आर हो गया। ठीक है, इसको भी मान लीजिए कोई समीकरण, ये हो गया आपका, एक चीज आपको ये मिल गई, ये वाली, ठीक है, ये चीज आपको मिली। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, आई और आर का मान हमें पता है,
ये है आई का मान और ये है आर का मान। आई और आर का मान, इसको कोई समीकरण आप मान लो, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण एक में आई व आर का मान रखने पर तो रख देते हैं मान। जब इसमें हम मान रखेंगे आई का मान, तो हमें क्या मिलेगा? आई का मान रखेंगे यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 है, इसमें आप मान रखिए आई के स्थान पे n1 तो है ही है, n1 है, और आई बराबर क्या है? गामा माइनस अल्फा। तो यहाँ पर आपका आ गया गामा माइनस अल्फा, और n2 बराबर n2 है, और n2 और यहाँ पे r है, r के स्थान पर गामा माइनस आपका आ गया बीटा, ठीक है। इसको हल कर दीजिए। जब इसको हल करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा n1 गामा माइनस n2 अल्फा, सॉरी n1 अल्फा, n1 का गुणा कर रहे हैं, फिर बराबर n2 गामा, और फिर माइनस n2 बीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आपको गामा मिल रहा है, यहाँ पे भी गामा मिल रहा है। दोनों को एक साथ कर लेते हैं। जब दोनों को एक साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप इस बीटा, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप इस साइड में लेके आइए। जब इधर लेके आएंगे तो n1 तो पहले से था, n1 माइनस n1, ठीक है। ये देखिए ये वाला माइनस n1 अल्फा इस साइड है, तो लिख रहे हैं माइनस n1 अल्फा, और इस गामा को हम इधर लेके जा रहे हैं यहाँ पर इसके साथ, और इसको इधर लेके आ रहे हैं। फिर जब ये वाला चीज n2 बीटा माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस n2 बीटा हो गया। और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले n2 गामा था, n2 गामा लिख दिए, ये था, अब इसको यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस n1 अल्फा हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिस्टम से कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका आ गया n2 बीटा, इसको आगे इसको पीछे, माइनस n1 अल्फा इक्वल टू, इधर इसमें भी गामा है और इसमें भी गामा है, तो गामा को बाहर ले लेते हैं। ये गामा को बाहर ले लिए तो n2 माइनस कितना हो गया? n1 हो गया। ऐसा कुछ हमें सिचुएशन मिल गई। लेकिन अब दिक्कत क्या कर रही है? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसे पता करें? तो आइए हम लोग अल्फा बीटा गामा देखते हैं और उसकी वैल्यू पता करते हैं। तो अल्फा हमें क्या दे रहा है? ये रहा अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये भी एक एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिए अल्फा, ये जो अल्फा है, ये कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं? यहाँ से ऐसे ये वाला, और फिर यहाँ तक, ये है आपका अल्फा, ठीक है। ये है आपका अल्फा है, और ये वाला त्रिभुज अल्फा में क्या है? अगर इसमें हम टेन थीटा लगाते हैं, अब हम टेन ही थीटा क्यों लगाते हैं? साइन नहीं क्यों नहीं लगाए, काश क्यों नहीं लगाए? क्योंकि टेन थीटा जब हम लगाएंगे तो हमें इसकी दूरी तो चाहिए, सिर्फ ये जो दूरियां लिखे यही तो हमें चाहिए, तो इसीलिए हम सिर्फ टेन लगाएंगे और कोई नहीं लगाएंगे। तो क्योंकि टेन हमें आधार और क्या, लंब बटे आधार, ठीक है। एक तो हमें ये लंब दे देगा, क्योंकि लंब की हमें मान पता है h है, और आधार भी हमें पता है, आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक, u है। तो इसलिए हम टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ से आप लिख दीजिए कि त्रिभुज ए ओ एम में, ठीक है, त्रिभुज ओ ए एम में। तो जो त्रिभुज ओ ए एम है वो क्या है?
ठीक है, या फिर ओ ए एम कहिए या फिर ए ओ एम कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो ओ ए एम में तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा लगाते हैं, यानी टेन अल्फा ओ एम में टेन अल्फा बराबर क्या होगा, टेन अल्फा बराबर ये अल्फा आपका टेन अल्फा बराबर लंब बटा ये आधार, और इस आधार की दूरी कितनी है, माइनस यू है। तो यहाँ से आपका एच आ गया और यहाँ से आ गया माइनस यू। लेकिन अभी अभी हम लोग सीखे हैं कि यदि ए और पी अत्यंत समीप हों, ये ए और ये पी बहुत नज़दीक हों, तो ज्या कोज्या और टेंजेंट ये हट जाते हैं। तो यहाँ पर वही रूल फिर लगाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यदि ए और पी अत्यंत निकट हों तो टेन अल्फा बराबर अल्फा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये जो आपका टेन अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा बराबर लिखेंगे आप टेन अल्फा बराबर इतना के, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे लिखेंगे कि अल्फा बराबर टेन अल्फा, ठीक है, बराबर कितना हो रहा है, लंब लंब कितना है ए एम है और आधार कितना है ओ और एम, लंब ए एम है और आधार कितना है ओ एम है, ये ओ है और ये एम है। लेकिन हम किसी भी दूरी को ध्रुव तक ही मापते हैं। ये जो ओ और एम है ये ध्रुव के समीप है, क्योंकि इसकी सिर्फ हाइट यहाँ से ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये लगभग ओ और एम बराबर ही मानते हैं, इसलिए ओ यहाँ से ओ एम बराबर ओ पी होगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, आपका ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कितना, ए एम बराबर ओ पी, क्योंकि यहाँ से आप कह सकते हैं कि ओ एम बराबर है ओ पी के, ये दोनों चीजें बराबर हैं, इसीलिए हम ओ एम को ओ पी के बराबर मान लिए हैं, क्योंकि हम किसी भी दूरी को ध्रुव तक ही मापते हैं और ध्रुव से इधर उधर नहीं, सिर्फ ध्रुव तक। तो इसलिए ये जो लंब डाली गई एम वाली बिंदु है, इसको ओ से एम को ओ से पी के बराबर हम मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, तो अल्फा बराबर आपका मिला क्या, अल्फा बराबर टेन अल्फा, फिर बराबर ए एम बराबर कितना है, ए एम बराबर है एच और ओ पी बराबर है यू, ओ पी बराबर है माइनस यू के। ये चीज आपको मिल गई अल्फा टेन अल्फा, ठीक है, अल्फा बराबर हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब आपको बीटा चाहिए। बीटा के लिए आपको क्या करना है, ये वाला देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, ये है आई ए आई एम में, ठीक है। आप यहाँ पे भी बना सकते हैं ए ओ एम में, या आप इसको लिख सकते हैं कि ए ओ एम में, और यहाँ पे अगला क्या होगा, त्रिभुज ए आई एम में, ठीक है। अब यहाँ से एक बात आप समझ चुके हैं, ये जो आई और यम है ये आई पी के बराबर है, तो इन चीजों को थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बीटा बराबर टेन बीटा, फिर बराबर ए एम बटे ए एम बटे आई पी के बटे आई पी के, और फिर बराबर कितना होगा एच बटे क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये यही है, ये दूरी है, और ये क्या है v है, माइनस v है, यहाँ से माइनस u है। अब फिर अगला है आपका ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला, ठीक है, ये ए सी एम में। अब आप कहिए त्रिभुज ए सी एम में, ए सी एम में
गामा बराबर 10 गामा बराबर AM बटे कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी CM को हम CP तक देखते हैं, तो ये CM होगा, या आप लिख दीजिए उसके बराबर होता है CP, उसके बराबर लिख सकते हैं CP बराबर क्या होगा H बटे CP के बीच की दूरी कितनी है, R है, ये हो जाएगा -R के। ठीक है, तो अल्फा बराबर हमें मिल गया, बीटा बराबर मिल गया, गामा बराबर मिल गया। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, ये जो समीकरण प्राप्त किए हैं ये वाला, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये आपका अगर इस इक्वेशन नंबर 2 हो, अब यहाँ से लिखिए समीकरण 2 में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, ठीक है, रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में अल्फा बीटा और गामा का मान। तो यहाँ से क्या हुआ, ये समीकरण नंबर 2 क्या है, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा फिर इक्वल टू गामा n2 माइनस n1, ये हो गया। अब इसमें हमें रखना है अल्फा बीटा गामा का मान। देखिए अल्फा, ये जो अल्फा बराबर कितना प्राप्त किए हैं, ये H, ठीक है, ये अल्फा का मान है, और ये बीटा बराबर कितना प्राप्त किए हैं, ये, और गामा बराबर कितना प्राप्त किए हैं, ये। ठीक है, तो इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो n2 बीटा बराबर कितना है, यहाँ से आपका है H बटे -V फिर -n1 हो गया। अल्फा बराबर देखिए H माइनस यू, ये हो जाएगा H माइनस यू, और फिर गामा बराबर कितना आएगा, ये है गामा बराबर है H माइनस R हो गया, और ये क्या हुआ n2 माइनस कितना हो गया, n1 हो गया। हो गई बात। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए ये जो साइड है ये आपकी एक साइड है, यहाँ से देखिए बराबर का साइन इधर है, यहाँ पे भी H यहाँ पर भी H, हम यहाँ से H को कामा कर लेते हैं, तो यहाँ से H को हम कामा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से H को बाहर ले लीजिए, जब H बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n2, यहाँ बचेगा n2 माइनस V, H यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, H इसमें से ये जो है ये वाला H भी बाहर कर लीजिए, माइनस n1 बटे ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा u, और इधर हो जाएगा आपका H बटे -R और फिर n2 माइनस n1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, इधर का H, ये वाला H इस वाले H से कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया माइनस n2 अपान, ठीक है, माइनस n2, यदि हम माइनस को कामा कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो हमारे पास बचा माइनस n2v और फिर प्लस n1 u इक्वल टू n2, और फिर इस माइनस को सामने लगा देते हैं, तो माइनस n2 n1 और फिर बटे r के, ऐसा हो गया। ये सामने से हमें माइनस हटाना है, तो दोनों पक्षों में माइनस का हम गुणा कर देते हैं, जब हम गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा,
यहाँ से देखिए, इधर और इधर, यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया n2 बाई वी, फिर ये वाला माइनस हो जाएगा माइनस n1 बाई यू, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका n2 माइनस n1 बाई आर के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड में n2 से भाग दे देना है। जो भी काम करेंगे हम दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड का जो आंसर होता है वो एक आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए x बराबर y के, 2 का गुणा इधर तो 2 का गुणा इधर, क्योंकि दोनों कट करके फिर वहीं आ जाएंगे। अगर 2 का भाग x और y है, 2 का भाग इधर तो 2 का भाग इधर, क्योंकि दोनों कट करके फिर वहीं आ जाएंगे। इसलिए जो भी अपने तरफ से कोई काम किया जाता है, कुछ भी गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करते हैं, दोनों साइड में करते हैं। तो आप दोनों साइड कर लीजिए। तो दोनों साइड में हमें n2 से भाग देना है, सॉरी n1 से भाग देना है। ठीक है, आप यहाँ से लिखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ से आप लिखिए समीकरण 3 में n2 से भाग देने पर जब हम दोनों पक्षों में n2 से भाग देते हैं तो हमारी कुछ इस प्रकार की सिचुएशन प्राप्त होती है। यहाँ से देखिए, तो ये n2 में n1 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा n2 बटे n1, क्योंकि जब भाग देंगे तो जैसे ऐसे है ना, सॉरी, भाग अगर आप देते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, n2 है, इसके नीचे n1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पूरे का बटा v हो जाएगा, और फिर माइनस ये n1 है, फिर बटे n1 हो जाएगा, पूरे का बटा u हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2 है बटे n1 हो गया, और फिर माइनस n1 हो गया बटे n1 हो गया, फिर पूरे का बटा r हो गया। ठीक है, भाग दे दिए दोनों पक्षों में, हर वाले में, यानी अंश और हर, ये दो पार्ट है। क्योंकि जब हम यहाँ पे ऐसे कुछ करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे n2 से, 1 बटे n2 n1, सॉरी 1 बटे n1 से जो गुणा करेंगे तो इसका इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा, इधर ऐसे करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, वही हुआ है। तो यहाँ से देखिए a भी n1 है, तो इससे ये n1 है अंश में और हर में, ये कट जाएगा, और ये है और ये कट जाएगा। अभी अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि n2 बटे n1 बराबर कितना होता है, 1n2 के। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, तो यहाँ से हमें क्या चीज मिला, इतने बराबर होता है 1n2 के। तो यहाँ पर आपका आया, इतने को लिख सकते हैं 1n2 बटे v के, और फिर माइनस 1 बटे u के, दोनों कट के 1 हो गया, और इक्वल टू 1n2 के, और फिर माइनस 1 के, फिर पूरे का बटा r के। ठीक है, अब 1n2 को n मान लेते हैं। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक n1n2, यदि n2 y है, यहाँ से देखिए, क्योंकि y का अपवर्तनांक 1 होता है और कांच का होता है 1.5 होता है, तो सिर्फ हमें कांच की वैल्यू मिल रही है, ज्यादा नहीं, तो इसकी 1 है, इसलिए इसको हम सिर्फ n मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका जो आंसर आया वो क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं, इस 1n2 के स्थान पे n बटे v माइनस 1 बटा u इक्वल टू n-1 बाई r के। ठीक है, तो आपका ये व्यंजक प्राप्त हो गया कुछ ऐसा व्यंजक प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को शायद उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आए और आपका आप यदि आपको समझ में आए तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए। और फिर हम कल इसके दूसरे भाग से, आज तो हम
अवतल पढ़े हैं, कल उत्तल पढ़ेंगे। धन्यवाद।